नमस्कार दोस्तों, मैं धनंजय कुमार एक बार फिर से मेरी इस यूट्यूब चैनल सीजीजी के विद डीके में सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि आप सभी जानते हो दोस्तों, हमारे छत्तीसगढ़ में अभी विभिन्न प्रकार की जो वैकेंसी आई हुई है, सभी में हमारा छत्तीसगढ़ बहुत ही भूमिका निभाती है। तो मैं आप लोग को सोचा हूँ दोस्तों, तो आप लोग को छत्तीसगढ़ को मैं पूरा ख़त्म करूँगा करके। ठीक, आप लोग वीडियो में पूरा बने रहेगा दोस्तों। और देखो, जब हम लोग प्राचीन इतिहास प्रारंभ किए थे, तो प्राचीन इतिहास में आप लोग को पांडु वंश के कालक्रम तक बता दिया हूँ। मतलब लगभग आप लोगों को मैं प्राचीन इतिहास पढ़ा चुका हूँ। आज जो प्राचीन इतिहास में थोड़ा बचा है उसको मैं ख़त्म कर दूंगा। फिर अगले क्लास में आप लोग का छत्तीसगढ़ का मध्यकालीन इतिहास प्रारंभ करूँगा। ठीक है, तो मध्यकालीन इतिहास बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे कलचुरी काल है, जो कलचुरी काल आपका छिंदक नागवंश, काकती वंश, ठीक है, जो फड़ी नागवंश है, वो सभी हमारा मध्यकालीन के अंतर्गत आता है। वो सबको हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। अभी आज हम लोग स्टार्ट करेंगे आप लोग का हमारे छत्तीसगढ़ के अंतर्गत आप लोग का जो पांडुवंश में जो पढ़ाया था, जो सोमवंश, पांडुवंश, सोमवंश, आप लोग को पूरा कालक्रम मैं बता चुका हूँ। अगर वीडियो नहीं देखे हो तो मेरा पिछले वीडियो जाकर देख लेना, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा दोस्तों। क्लियर है? लेकिन आप लोग ईमानदारी से पढ़ते रहिए, आज नहीं तो कल आप लोगों का काम आएगा सभी। और अच्छे से पढ़ोगे तो पोस्ट जल्दी मिलेगा दोस्तों, क्योंकि टाइम पास मत करना। टाइम पास करोगे तो आप लोग खुद टाइम पास बन जाओगे। इससे अच्छा है कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते चलो। जितने अच्छा पढ़ाई करोगे उतने जल्दी आप लोग क्या होगे, सफल होगे, ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलो, तो हम लोग समय को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं, प्रारंभ करते हैं आज आप लोग का सेशन हमारे छत्तीसगढ़ में पांडुवंश। क्लियर है? चलो देखो दोस्तों, तो याद रखना आप लोग, क्या याद रखोगे? सबसे पहले याद रखना है सबसे पहले हमारे, एक बार रिवाइज करा देता हूँ जो पिछले क्लास से पढ़ाया था। आज हम लोग पढ़ेंगे आप लोग का छत्तीसगढ़ में, ठीक है, आज पढ़ते हैं हम लोग छत्तीसगढ़ के सोमवंश बोलो, चाहे आप लोग पांडुवंश बोलो, चाहे शैलवंश बोलो। ठीक है दोस्तों, इससे पहले मैं सरपुरी वंश पढ़ा चुका था, वीडियो देख लेना पूरा। आज स्टार्ट करते हैं हम लोग छत्तीसगढ़ के सोमवंश, पांडुवंश अर्थात शैलवंश। क्लियर है? तो देखो, तो आप लोग अच्छे से पढ़ते चलना। चलो देखो, ये हमारा छत्तीसगढ़ में सोमवंश और पांडुवंश जो ये था, छत्तीसगढ़ में हमारा देखा जाती है 5 क्षेत्रों में बटा हुआ था। ठीक, कितने क्षेत्रों में? 5 क्षेत्रों में। देखो, तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ 5 क्षेत्र क्या क्या था। वो 5 क्षेत्र था दोस्तों, सबसे पहले याद रखना आप लोग, देखो सबसे पहले याद रखना कवर्धा क्षेत्र, पहला याद रखना कवर्धा क्षेत्र के हमारा मैकल पर्वत श्रेणी। ठीक है, कवर्धा क्षेत्र के हमारा कौन सा श्रेणी? मैकल पर्वत श्रेणी। पहला याद रखना हमारा मैकल पर्वत श्रेणी, मैकल श्रेणी याद रखना दोस्तों। दूसरा मैकल श्रेणी के बाद याद रखना, दूसरा आप लोग का था हमारा नीचे में आप लोग कांकेर क्षेत्र में। तो मैकल श्रेणी के सोमवंश को पढ़ेंगे, कांकेर के आप लोग का कांकेर के जो है हमारा सोमवंश को पढ़ेंगे। तीसरा में याद रखना आप लोग, तीसरा में हमारा महासमुंद अर्थात सिरपुर। ठीक है, महासमुंद, तो महासमुंद याद रखना, महासमुंद के हम लोग पांडुवंश को पढ़ेंगे। और आप लोग का चौथा में पढ़ेंगे, आप लोग का चौथा है आप लोग का उड़ीसा के सोमवंश। ठीक है, उड़ीसा के क्या पढ़ेंगे हम लोग? सोमवंश को। इस प्रकार याद रखना दोस्तों, 4 क्षेत्रों में आप लोग का फैला हुआ था। पहला याद रखना है आप लोग का मैकल का आप लोग का क्या याद रखना है? मैकल श्रेणी का सोमवंश। फिर कांकेर का आप लोग का सोमवंश, फिर महासमुंद, सिरपुर है ना, महासिरपुर याद रख सकते हो, सिरपुर, ये सिरपुर। ठीक है, सिरपुर का पांडुवंश, और याद रखें उड़ीसा के सोमवंश। इस प्रकार से अध्ययन करेंगे, जिसमें का हम लोग याद रखना है आप लोग को, क्या याद रखना है हम लोग को? महासमुंद जो सिरपुर है, तो सिरपुर के पांडुवंश को हमें पढ़ना पड़ेगा। किसके? सिरपुर। तो सिरपुर के पांडुवंश को हमें पढ़ना पड़ेगा पहले। ठीक है, इन सभी में हमारा सिरपुर का पांडुवंश पहले आया, तो उसी सिरपुर के पांडुवंश को पूरा अध्ययन करना है। तो सिरपुर के पांडुवंश हमारे विभिन्न क्षेत्रों में फैला हुआ था। अभी देखो, तो सिरपुर के पांडुवंश में सबसे पहले याद रखना है, इसमें कौन कौन से
शासन किए हमारे छत्तीसगढ़ के अंतर्गत, उसको जानना है। तो इसमें याद रखना है आप लोग को, सबसे पहले याद रखना, देखो इसमें एक व्यक्ति था उदयन। कौन था? उदयन, जिसको आदि पुरुष के नाम से जाना जाता था, आदि पुरुष। ठीक है, आदि पुरुष के नाम से जाना जाता था। और उदयन का बेटा था आप लोग का सुदेव राज का सेनापति, जो सरब राज्य जो था सुदेव राज, उसका सेनापति इंद्रबल। इसने उसके बेटा प्रवरराज सेकंड को हत्या करके नींव डाली थी किसका? पांडु वंश का। ठीक है, तो उदयन के बाद याद रखना इंद्रबल। और इंद्रबल के कितने बेटे थे? 4 बेटे थे, 4। इंद्रबल के 4 बेटे। पहला था वो, पहला बेटा याद रखना, देखो पहला याद रखना आप लोग एन याद रखना, एन के बाद ट्रिक को याद रखना दोस्तों, एस ई और बी। ठीक है, तो देखो पहला याद रखना नन्नराज, नन्नराज याद रखना, नन्नराज। दूसरा याद रखना एस से, देखो एस ई बी, सेब। तो एस याद रखना है आप लोग को सूरबल। ई से याद रखना है ईशान देव, ईशान देव। फिर बी से याद रखना है भवदेव। इस प्रकार हमारे जो इंद्रबल के कितने बेटे थे? इंद्रबल के आपके 4 बेटे थे। क्लियर है? इंद्रबल के आप लोग का 4 बेटे थे। पहला याद रखना है आप लोग को नन्नराज, दूसरा सूरबल, तीसरा ईशान देव, चौथा भवदेव। याद रहेगा? इसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग। याद रखना आप लोग पहला उदयन, उदयन के बाद आया इंद्रबल, इंद्रबल के 4 बेटे कौन कौन? पहला याद रखना नन्नराज, फिर सेब, एस ई बी, एस से आप लोग का हो जाएगा देख लो सूरबल, फिर ई से ईशान देव और बी से भवदेव। फिर हमारा जो है अब इधर से वंश बढ़ते गया, नन्नराज, नन्नराज के फिर 2 बेटे हुए। क्लियर है? तो चलो देखते हैं। याद रखना, ठीक है, नन्नराज के कितने बेटे हुए? 2 बेटे। तो नन्नराज के 2 बेटे हुए। नन्नराज के 2 बेटे कौन कौन हुए? देखो जो नन्नराज प्रथम है, ठीक है, इसके 2 बेटे हुए। पहला याद रखना है आप लोग को, पहला याद रखना है आप लोग को महाशिवगुप्त, महाशिवगुप्त, महाशिवगुप्त तिवारदेव के नाम से जानते हैं इसको, महाशिवगुप्त तिवारदेव। और आप लोग का दूसरा जानना है, दूसरा हो जाएगा आप लोग का चंद्रगुप्त। पहला महाशिवगुप्त तिवारदेव, दूसरा आप लोग का चंद्रगुप्त याद रखना है दोस्तों। क्लियर है इतना? महाशिवगुप्त और चंद्रगुप्त कितने थे? दोनों भाई थे। तो याद रखना महाशिवगुप्त तिवारदेव के जो नन्नराज प्रथम का बेटा है, इसने महाशिवगुप्त तिवारदेव उसका बेटा है। तो सेम जो महाशिवगुप्त तिवारदेव है, ये यही व्यक्ति उसके दादा मतलब अपने पिताजी का नाम रखता है अगले बेटा का। तो याद रखना अगला शासक था इसमें नन्नराज सेकेंड, अर्थात नन्नराज द्वितीय। क्लियर है दोस्तों? अब चंद्रगुप्त के बारे में देखते हैं। ठीक है, तो चंद्रगुप्त के बारे में याद रखना आप लोग, जो चंद्रगुप्त है, तो चंद्रगुप्त के आप लोग को कितने बेटे हुए? 1 बेटा। ठीक है, वो है आप लोग का हर्षगुप्त। ठीक है, इसकी पत्नी हुई थी आप लोग की वासटा देवी। ठीक है, कन्नौज क्षेत्र मगध, कन्नौज के मगध क्षेत्र के मौखरी वंश के राजा सूर्यवर्मा के पुत्री वासटा देवी। ठीक है, वासटा देवी इसकी पत्नी थी। ठीक है, हर्षगुप्त का बेटा कौन हुआ? आप लोग का याद रखना हो जाएगा आप लोग का महाशिवगुप्त बालार्जुन, महाशिवगुप्त बालार्जुन, यह याद रखना है, महाशिवगुप्त बालार्जुन। क्लियर है दोस्तों? इस प्रकार से इतना को आप लोग को याद करते चलना है। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग जो महाशिवगुप्त तिवारदेव, चंद्रगुप्त, हर्षगुप्त और महाशिवगुप्त जो बालार्जुन है, हमारे छत्तीसगढ़ में कौन कौन से व्यक्ति ने प्रमुख रूप से शासन किए हैं? सब के सब शासन नहीं किए हैं, मैं एकदम क्रम से बताऊंगा, उसी क्रम से आप लोग को पूरा याद करते चलना है। ठीक है दोस्तों? तो वो क्रम से याद करना है आप लोग को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। याद रखना, इतने क्लास को मैं पिछले क्लास में बता दिया था और अच्छे से उसको देख लेना, नहीं देखे होंगे तो। और इसको क्रम से अध्ययन करते चलो, मैं धीरे धीरे क्रम से पूरा वीडियो लाऊंगा। अब आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं हमारे छत्तीसगढ़ में कौन कौन से व्यक्ति ने प्रमुख रूप से शासन किया है। ठीक है, तो पहले हम लोग पढ़ेंगे आप लोग का क्या पढ़ेंगे? पहले पढ़ेंगे हम लोग पांडुवंश को, बाकी सभी जो
आप लोग का मैकल पर्वत का सोमवंश, और आप लोग कांकेर का सोमवंश, और जो सिरपुर का पांडुवंश अभी पढ़ रहे हैं, और आप लोग का उड़ीसा का सोमवंश, सबको अलग अलग से मैं डिफाइन करूँगा। पहले आप लोग हमें पढ़ना है, पहले हम लोग को पांडुवंश। किसका पांडुवंश? सिरपुर का पांडुवंश। चलो तो सिरपुर का पांडुवंश को पढ़ो, हेडिंग डालो आप लोग, आप सिरपुर के पांडुवंश करके हेडिंग डालना है, सिरपुर, सिरपुर के पांडुवंश। तो सिरपुर के पांडुवंश याद रखना है दोस्तों, क्लियर है? तो सिरपुर के पांडुवंश, यहीं से हमारा छत्तीसगढ़ में अब प्रारंभ होगा पांडुवंश का। इसको शैल क्रम भी, शैल वंश भी कहते थे और सोम वंश भी कहते थे। तो पांडुवंश याद रखना। तो पांडुवंश में कौन कौन से शासक ने हमारे छत्तीसगढ़ में शासन किया, पहले उसको क्रम से याद करना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बता रहा हूँ शुरू से। चलो तो पहला याद रखना, देखो आप लोग पहला याद रखना, आप लोग पहला याद रखोगे, पहला याद रखना है ईशान देव, क्या बोलते हैं, उदयन। पहला याद रखना है उदयन। क्या याद रखोगे? पहला उदयन, उदयन, ठीक है, उदयन। उदयन के बाद याद रखना है इंद्रबल। इंद्रबल के बाद याद रखना है, इंद्रबल के 4 बेटे थे, तो नन्नराज प्रथम ने शासन नहीं किया, ठीक है, उसके दूसरे बेटे ईशान देव ने किया, मतलब तीसरे बेटे ईशान देव ने, ठीक, याद रखना। तीसरे बेटे जो हमारा इंद्रबल का तीसरे बेटे थे, किसने किया? ईशान देव ने। इसके बाद ईशान देव के बाद याद रखना है, ईशान देव के बाद याद रखना है आपके नीचे जो हमारा नन्नराज प्रथम का जो बेटा था तिवारदेव, महाशिवगुप्त तिवारदेव, याद आ रहा है? और महाशिवगुप्त तिवारदेव याद रखना, ठीक, महाशिवगुप्त तिवारदेव। तिवारदेव के बाद याद रखना है आपको, ठीक है, तिवारदेव के बाद उसका एक बेटा था, उसके नीचे में नन्नराज सेकंड, ठीक है, वो उसने भी शासन नहीं किया। इसके बाद जो तिवारदेव के कौन था, भाई था, महाशिवगुप्त तिवारदेव के भाई हर्षगुप्त, है ना, मतलब समुद्रगुप्त। तो समुद्रगुप्त के बेटा जो है उसने शासन किया, हर्षगुप्त ने। हर्षगुप्त के बाद उसके बेटा महाशिवगुप्त बालार्जुन आएगा। तो इसके बाद तिवारदेव के बाद आप लोग याद रखना हर्षगुप्त, ठीक है। हर्षगुप्त के बाद याद रखना है आप लोग को इसका बेटा, वासटा देवी की शादी किया था ये हर्षगुप्त, तो इसका बेटा कौन था आप लोग का, महाशिवगुप्त बालार्जुन। तो बालार्जुन याद रखना, ठीक है। ये महाशिवगुप्त बालार्जुन कहा जाता है, इसको महाशिवगुप्त लिख दे रहा था, महाशिवगुप्त बालार्जुन। और ये महाशिव तिवारदेव, या महाशिवगुप्त तिवारदेव भी बोल सकते हो, क्लियर है। तो इस प्रकार आप लोग को क्रम से याद रखना है दोस्तों, क्लियर है, याद करना है, क्रम से याद करना है, इतना को देख लो, ये क्रम से। पहला क्या है, उदयन है, उदयन के बाद ई है इंद्रबल, फिर ईशान देव है, ठीक है, ओ ई, फिर उसके बाद टी याद रखना, टी के बाद एच याद रखना, फिर एच के बाद बी याद रखना, ठीक है, महाशिवगुप्त टी एच बी। देखो ट्रिक बता दिया मैं, ई ओ ई करके ट्रिक, ओ ई, उसके बाद टी एच के बाद बी, ये ट्रिक बन जाएगा आप लोग का। तो उदयन, इंद्रबल, ईशान देव, तिवारदेव, हर्षगुप्त और बालार्जुन, इतना याद रखना है दोस्तों। देखो इसके बाद याद रखना उदयन को, ठीक है, जो उदयन है हमारा, ठीक है, तो उदयन को आदि पुरुष कहते थे, क्या, आदि पुरुष, ये वृद्ध शासक था, ठीक है, आदि पुरुष के नाम से जाना जाते थे। इंद्रबल को याद रखना है, इंद्रबल इसका पुत्र था, इसका उदयन का, जो कि अगर पांडुवंश का संस्थापक करके पूछा जाएगा तो पांडुवंश के संस्थापक कौन है आपका, देखो पांडुवंश का संस्थापक क्या था, पांडुवंश के संस्थापक और फाउंडर पूछा जाएगा तो कौन दिख रहा है आप लोग का, यही है, पांडुवंश का संस्थापक आप लोग का आदि पुरुष कहना चाहिए, अर्थात उदयन। उदयन कौन है, संस्थापक है। उदयन के बाद याद रखना इंद्रबल, इंद्रबल जो कि सेनापति था, किसका सेनापति था, हमारा सुदेव राज का, सरबपुरी वंश से सुदेव राज का सेनापति था, जो कि उसके बेटा का हत्या करके ये पांडुवंश की नींव डाली थी, कौन, इंद्रबल। इसीलिए इंद्रबल को क्या है, इंद्रबल को वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, वास्तविक संस्थापक। तो वास्तविक संस्थापक कौन है करके पूछा जाएगा, क्लियर है दोस्तों। वास्तविक संस्थापक आप लोग का इंद्रबल। इंद्रबल के बाद याद रखना ईशान देव, ईशान देव उसका पुत्र है, अगला शासक आया। फिर तिवारदेव याद रखना है, फिर हर्षगुप्त याद रखना है, फिर बालार्जुन याद रखना है। अब सबको हम लोग क्रम से अध्ययन करते हैं जो दोस्तों, ठीक है। इस समय जो पांडुवंश है,
पांडुवंश को याद रखना आप लोग चौथी से सातवीं या छठी से सातवीं शताब्दी याद रख सकते हो, ठीक है। ऐसा तो याद रखना, इसमें देखो, इसमें याद रखना, क्या याद रखना है, इस समय ये लोग किसके उपाधि धारण करते थे, तो इस वक्त ये लोग किसकी उपाधि धारण करते थे, तो ये लोग याद रखना परम भागवत याद रखना, परम भागवत के उपाधि धारण करते थे। राजधानी कहाँ बनाए थे ये लोग, तो राजधानी जो है सिरपुर को बनाए थे। क्लियर है, किसको, सिरपुर को, राजधानी सिरपुर याद रखना। क्लियर है दोस्तों। देखो उपाधि, आप लोग का उपाधि बोलोगे तो परम भागवत, ठीक है, राजधानी सिरपुर को बनाए थे। इसके बाद याद रखना जो हमारा ये बालार्जुन का समय जो काल था, महर्षि गुप्त बालार्जुन के समय काल को स्वर्ण काल के नाम जाना जाता था। क्या नाम से, स्वर्ण काल। हमारे छत्तीसगढ़ में प्राचीन काल में, प्राचीन इतिहास में अगर देखा जाए तो बालार्जुन के काल को स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता था। अगर देखा जाए हमारे तीवरदेव महर्षि गुप्त तीवरदेव के काल को उत्कर्ष का काल माना जाता था। उत्कर्ष का काल, तो ये उत्कर्ष का काल याद रखना है, मतलब उत्पत्ति का काल। और इसी समय सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो मंदिर का निर्माण इसी समय हुआ था। मंदिर का निर्माण कौन से काल में हुआ था, तो मंदिर का निर्माण याद रखना दोस्तों आप लोग, जो मंदिर का निर्माण हुआ है हमारे पांडुवंश में सबसे ज़्यादा मंदिर का निर्माण हुआ है। तो पांडुवंश में सबसे ज़्यादा हमारा मंदिर का निर्माण हुआ था, इसलिए मंदिरों का काल किसे जाता है, मंदिरों का निर्माण का काल आप लोग का हमारे पांडुवंश को कहा जाता है, ठीक है। तो पांडुवंश याद रखना, ये पांडुवंश को मंदिरों का काल का वर्णन में, मतलब मंदिरों का काल का समय कहा जाता है, जो कि 6वीं-7वीं शताब्दी में बनाया गया है, ठीक है। इस प्रकार इतना फैक्ट याद करना है दोस्तों आप लोग को, किसके बारे में, पांडुवंश के बारे में। अब हम लोग धीरे धीरे मैं हर एक को स्टेप बाय स्टेप समझाते चलता हूँ। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर देखो एक बात याद रखना आप लोग, ये हमारा जो तीवरदेव है ना, ये जो तीवरदेव दिखाई दे रहा आप लोग का, ये तीवरदेव का जो आप लोग का पुत्र कौन था, हमारा पुत्र था। इस तीवरदेव का पुत्र आप लोग का याद रखना, इसका पुत्र था आप लोग का, बताया था नन्नराज सेकंड करके बताया था ना, तो उसके बीच में नन्नराज सेकंड को भी याद रख सकते हो आप लोग। तीवरदेव और हर्षगुप्त के बीच में नन्नराज कुछ समय के लिए आए थे, जो कि इसने एक उपाधि धारण किया था, महामंडलेश्वर करके उपाधि धारण किया था, महामंडलेश्वर करके, ठीक है। महामंडलेश्वर की धारण उपाधि किसने किया था, तो याद रखना, ठीक है। महामंडलेश्वर की उपाधि आप लोग का नन्नराज सेकंड ने किया था, बस यही फैक्ट याद रखना, इसलिए बीच में मैं यहाँ पर नहीं लिखा हूँ। क्लियर है, इतना फैक्ट याद रखना आप लोग, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। अब सबको मैं स्टेप बाय स्टेप आप लोग को क्या करता हूँ, डील करते चलता हूँ, समझाते हुए चलता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग का स्टेप बाय स्टेप देखते हैं, ठीक है। उदयन तो हो गया, उदयन हमारा क्या है, आदि पुरुष का नाम जाना जाता था, इसको पांडुवंश के संस्थापक था। उसके बाद वास्तविक संस्थापक इंद्रबल के बारे में देखते हैं। चलो तो आप लोग अब उदयन को छोड़ करके अब नीचे दूसरा उसका बेटा इंद्रबल पे आ जाओ। चलो तो देखो, तो हेडिंग डालना आप लोग इंद्रबल, ठीक है। दूसरा शासक कौन था पांडुवंश का, इंद्रबल। तो इंद्रबल के बारे में समझो। देखो इंद्रबल के बारे में याद रखना है आप लोग को। इंद्रबल में सबसे पहले क्या याद रखना है, इंद्रबल हमारा ये पांडुवंश का वास्तविक संस्थापक है, तो ये हमारे कहाँ का समकाल मतलब सामंत था, अर्थात सेनापति था, सरबपुरी वंश। तो याद रखना सरबपुरी वंश की एक रानी लोक प्रकाशा को इसने शादी विवाह किया था। तो याद रखना, सबसे पहले फैक्ट याद रखना, पहला फैक्ट इंद्रबल के बारे में क्या हो जाएगा, ये होगा वास्तविक संस्थापक, ठीक है। पहला फैक्ट है वास्तविक संस्थापक आप लोग का पांडुवंश का। वास्तविक संस्थापक किसका, पांडुवंश का। पांडुवंश का वास्तविक संस्थापक इसने विवाह किया था, तो किससे विवाह किया था, तो सरबपुर, जो सरब राज था, मतलब उस सरबपुरी वंश में ये सेनापति था सुदेव राज का। तो जहाँ पर सेना रहेगा वही तो शादी करेगा। तो याद रखना ये विवाह क्या था आप लोग का, सरबपुरी राजकुमारी, सरबपुरी वंश के राजकुमारी, सरबपुरी वंश के राजकुमारी, ठीक है। लोक प्रकाशा याद रखना, लोक प्रकाशा। तो लोक प्रकाशा नाम था भाई, लोक प्रकाशा नामक
स्त्री से विवाह क्या था, सरभपुरी वंश है ना, जो कि राजकुमारी था आप लोग का सरभपुर की। याद रखना है दोस्तों। इस प्रकार इंद्रबल, फिर इंद्रबल ने, याद रखना, इंद्रबल ने हमारा छत्तीसगढ़ में, हमारे छत्तीसगढ़ के जो इंद्रपुर नाम, छत्तीसगढ़ में इंद्रपुर नामक शहर बसाया। क्या बसाया? इंद्रपुर, इंद्रपुर नामक शहर बसाया, शहर बसाया। ठीक है दोस्तों। तो क्या वो शहर बसाया? इंद्रपुर। याद रखना इसमें देखो, इंद्रपुर नामक शहर बसाया है, इंद्रपुर नामक शहर बसाया। तो यही इंद्रपुर देखा जाए तो इंद्रपुर जो है, यही इंद्रपुर वर्तमान में आप लोगों को खरौद के नाम से जाना जाता है। जब भी वर्तमान नाम अगर देखा जाए तो वर्तमान नाम क्या है इसका? भी वर्तमान नाम आपका खरौद, वर्तमान नाम क्या है आपका? खरौद के नाम से जाना जाता है। ठीक है। और इसी खरौद में अर्थात इंद्रपुर में स्वयं के नाम पर, अर्थात इंद्र के नाम पर, स्वयं के नाम पर इंद्रपुर शहर बसाया, जो कि वर्तमान नाम खरौद है। इसी खरौद में उसने लक्ष्मणेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया, जो लाखा चौर 1.25 सवा लाख चौर भी के नाम से जाना जाता है। क्लियर है? तो यहाँ पर कौन से मंदिर का निर्माण करवाया? याद रखना। ठीक है। इसमें लाखा चौर अर्थात लक्ष्मणेश्वर मंदिर, लक्ष्मणेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया? हमारे छत्तीसगढ़ में। तो याद रखना, लक्ष्मणेश्वर मंदिर का निर्माण आपका इंद्रबल ने करवाया। ठीक है। लक्ष्मणेश्वर मंदिर का निर्माण, जो कि इस लक्ष्मणेश्वर मंदिर को आप लोग किस नाम से जाना जाता है? लाखा चौर, लाखा चौर है ना भाई, याद रखना 1.25 कहा जाता है कि इस हमारे जो लाखा चौर मंदिर है, लक्ष्मणेश्वर मंदिर है, इसमें पूरा 1.25 लाख छिद्र है कहा जाता है। ठीक है। 1 लाख छिद्र अलग से, उसमें 25 और छिद्र है, याद रखना। ठीक है दोस्तों। तो 1.25 लाख छिद्र है इसमें, इसलिए लाखा चौर के नाम से जाना जाता है दोस्तों, लाखा चौर मंदिर। क्लियर रहेगा? तो लाखा चौर मंदिर आता है, लक्ष्मणेश्वर मंदिर याद रखना है। तो लक्ष्मणेश्वर मंदिर के बाद याद रखना, देखो इतना इंद्रबल के बारे में। ठीक है। लक्ष्मणेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया है। ये इतना फैक्ट हमें याद रखना है किसके बारे में? आप लोग का इंद्रबल के बारे में। इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसके बाद है आप लोग का अगला शासक ईशान देव। अगला शासक कौन है आप लोग का? ईशान देव। याद रखना, अगला शासक कौन था? ईशान देव। ईशान देव कौन था? इसका पुत्र था। ठीक है। इसका तीसरा पुत्र था। प्रथम पुत्र था आप लोग का कौन था? याद करो, नन्नराज प्रथम। फिर उसके बाद आप लोग का था क्या था? सूरबल। फिर तीसरा था आप लोग का ईशान देव। ईशान देव उसका तीसरा पुत्र था, इसी के नाम पर। अर्थात याद रखना, इसी लक्ष्मणेश्वर मंदिर में ईशान देव का नाम अंकित है। किसका नाम अंकित है? ईशान देव का। ईशान देव का नाम अंकित है किस मंदिर में? लाखा चौर मंदिर में। ठीक है। लाखा चौर मंदिर। और खरौद को हमारा छत्तीसगढ़ काशी के नाम से जाना जाता है दोस्तों। जो हमारा खरौद है, खरौद तो क्या? छत्तीसगढ़ का काशी। छत्तीसगढ़ काशी किसे कहा जाता है? तो आप लोग का खरौद को, हमारे छत्तीसगढ़ काशी किसे जो कहा जाता है? खरौद को कहा जाता है। तो याद रखना। और खरौद नामक शहर किसने बचाया था? इंद्रपुर नामक आप लोग का इंद्रबल ने। इतना दोनों फैक्टर के बारे में जानना है दोस्तों, इतना है। ठीक है। ये हमारा किसके बारे में हो गया? इंद्रबल और ईशान देव के बारे में। क्लियर है? याद रखना है। अब देखो इसके बाद याद रखना है आप लोग को, अगला देखा जाए इंद्रबल के बाद और ईशान देव के बाद कौन आता है आप लोग? अगला शासक कौन था? ईशान देव के बाद अगला शासक कौन था बताइए दोस्तों? ईशान देव के बाद था आप लोग का तिवर देव। कौन था? तिवर देव। महाशिवगुप्त तिवर देव। तो महाशिवगुप्त तिवर देव ने, याद रखना, देखो महाशिवगुप्त तिवर देव ने किसकी उपाधि दिया था? तो कोसलाधिपति। याद रखना, इसने कोसलाधिपति है ना, कौशल क्षेत्र को में राज करता था, इसलिए क्या किया था? कोसलाधिपति। याद रखना, कोसलाधिपति की उपाधि धारण किसने किया था? तो पांडु वंश के हमारे शासक कौन है भाई? तिवर देव। याद रखना, तिवर देव ने आप लोग का कोसलाधिपति की उपाधि धारण किया थी। उपाधि याद रखना, उपाधि। ठीक है। उपाधि कोसलाधिपति की उपाधि धारण की किसने? महाशिवगुप्त तिवर देव ने। तिवर देव के बाद इसका बेटा कौन आता है आप लोग का? अगला शासक नन्नराज द्वितीय। ठीक है। तो याद रखना, नन्नराज द्वितीय को देखो, नन्नराज द्वितीय। ठीक है। तिवर देव ने अपने पिता नन्नराज प्रथम के नाम पर नन्नराज सेकंड नाम रखा था। ठीक है। तो ये हो जाएगा, याद रखते हैं, इसका नाम याद रखना। तो नन्नराज द्वितीय जो था, ये आप लोग का महामंडलेश्वर को उपाधि धारण किया था। ये महामंडलेश्वर को उपाधि धारण किया था, याद रखना है।
तिवारदेव की उपाधि धारण किसने किया? कोसलाधिपति, है ना। तिवारदेव ने उपाधि कोसलाधिपति की उपाधि धारण किया। और आप लोग का नन्नराज जो है, नन्नराज ने आप लोग का महामंडलेश्वर की उपाधि धारण किया था। इसके बाद आता है नन्नराज सेकंड के बाद आप लोग का, अब इसका जो भाई था किसका, तिवारदेव का भाई कौन था आप लोग का? चंद्रगुप्त। तो चंद्रगुप्त के बेटे है हर्षगुप्त। इसके बाद अगला शासक आता है आप लोग का हर्षगुप्त, याद रखना है। चलो देखो हर्षगुप्त याद रखना। अगला शासक कौन हो गया आप लोग का? हर्षगुप्त, याद रखना। तो देखो हर्षगुप्त के बारे में क्या याद रखना है आपको? हर्षगुप्त के बारे में याद रखना, ये हर्षगुप्त हमारा, ये जो है पांडु वंश में ये हमारा किस धर्म को मानते थे, अर्थात किसके अनुयायी थे? तो ये विष्णु जी के अनुयायी थे। किसके? विष्णु भगवान के मानते थे, विष्णु के अनुयायी थे। और इसने एक व्यक्ति को क्या किया था, मतलब एक व्यक्ति राजकुमारी को शादी किया था। वो राजकुमारी कौन थी? हमारे जो कन्नौज क्षेत्र मगध के मौखरी वंश के राजा सूर्यवर्मा की पुत्री, सूर्यवर्मा की पुत्री वासटा देवी। किसको? वासटा देवी से शादी किया था। वासटा देवी, वासटा देवी कौन थी भाई? याद रखना वासटा देवी कौन थी, देखो बता रहा हूँ। ये हमारे कन्नौज बोलो चाहे मगध बोलो, ये क्षेत्र है, ठीक है। कन्नौज मगध के कौन से वंश? मौखरी वंश। मौखरी वंश के राजा, मौखरी वंश के राजा कौन थे? तो मौखरी वंश के राजा याद रखना सूर्यवर्मा, सूर्यवर्मा, ठीक है। सूर्यवर्मा के पुत्री, सूर्यवर्मा की पुत्री है भाई ये। तो सूर्यवर्मा के पुत्री कौन? वासटा देवी। सूर्यवर्मा के पुत्री वासटा देवी को विवाह किया था कौन आप लोगों का? ये हर्षगुप्त। क्लियर है? ये विष्णु के अनुयायी थे। अचानक इसके मृत्यु हो जाने से याद रखना वासटा देवी कुछ समय के लिए शासन करती है। क्या करती है? वासटा देवी शासन करती है। तो याद रखना आप लोग, वासटा देवी जो है कुछ समय के लिए क्या शासन करती है? तो कुछ समय के लिए शासन करेगी ये। तो याद रखना ये आप लोग का जो दिख रहा है ना विष्णु, तो ये विष्णु मंदिर बनवाता है, ठीक है। विष्णु मंदिर, तो विष्णु मंदिर अर्थात तात्पर्य विष्णु जी का मूर्ति स्थापित करता है। इसका नाम देता है लक्ष्मणेश्वर मंदिर, ठीक है। लक्ष्मणेश्वर मंदिर का क्या डालता है? नींव डालता है। लक्ष्मण मंदिर याद रखना, लक्ष्मण मंदिर, ठीक है। लक्ष्मण मंदिर बोला जाएगा तो याद रखना आप लोग का सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर, लेकिन लक्ष्मणेश्वर मंदिर कहा जाएगा तो आप लोग खरौद याद रखना, ठीक है। तो याद रखना विष्णु की मूर्ति स्थापित करता है। लक्ष्मण मंदिर का निर्माण के लिए नींव डालती है, नींव, ठीक, नींव डालती है। क्लियर है? अर्थात लक्ष्मण मंदिर के निर्माण करने के लिए क्या नींव डाली, पूरा भी वो नहीं बनाती है। फिर अचानक इसकी भी क्या हो जाती है आप लोग को याद रखना, इसकी भी मृत्यु हो जाती है। वासटा देवी की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है, ठीक है। और इसका एक बेटा पैदा हुआ रहता है। इसका वासटा देवी के बाद एक बेटा याद रखना आप लोग, कौन बेटा? महाशिवगुप्त बालार्जुन, महाशिवगुप्त बालार्जुन, ठीक है। ये छोटा रहता है, ठीक है। फिर महाशिवगुप्त बालार्जुन जो है, ये जो नींव डाली है ना किसका? लक्ष्मण मंदिर का। जो लक्ष्मण मंदिर की नींव डाले हैं उसी को ये बालार्जुन जो है क्या करवाता है? लक्ष्मण मंदिर को पूर्ण करवाता है, याद रखना, पूर्ण करवाता है। किसको? लक्ष्मण मंदिर को पूर्ण करवाता है कौन? बालार्जुन। और बालार्जुन इसलिए कहा जाता था क्योंकि ये बचपन से ही धनुर्धारी अर्थात धनुर्विद्या में निपुण थे। अच्छा इसका क्या था? योगदान था, मतलब कहना चाहिए अच्छा ज्ञान था इसको धनुर्विद्या के बारे में, इसलिए इसका नाम अर्जुन से तुलना करके बालार्जुन रखा गया। क्लियर है? इस प्रकार याद रखना हमारे इतना को। अब हम लोग देखते हैं आप लोग का, याद रखना महाशिवगुप्त बालार्जुन हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर इम्पोर्टेंट देखा जाए तो हमारा महाशिवगुप्त बालार्जुन है जो यहीं पर सबसे समय तक यही शासन किया है। अगर महाशिवगुप्त बालार्जुन का समय देखा जाएगा तो 500, याद रखना 595 से 655 ईसा पूर्व, मतलब ईस्वी। 595 से 655 ईस्वी तक, मतलब सब इसी मध्य में शासन किया था, ठीक है। याद करते हैं। चलो अब देखते हैं हम लोग आगे बढ़ते हैं किसके बारे में? आप लोग का महाशिवगुप्त बालार्जुन के बारे में। चलो ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। देखो ध्यान से, महाशिवगुप्त बालार्जुन, महाशिवगुप्त बालार्जुन, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले महाशिवगुप्त बालार्जुन का अगर देखा जाए, ठीक है,
तो देखा जाए तो इसका समय पीरियड याद रखना आप लोग 595 से 655 ईस्वी के मध्य, ठीक है, 655 इतना याद रखना आप लोग, इसी के मध्य शासन किया था, ठीक है। इसने उपाधि, कौन सी उपाधि धारण किया था ये याद रखना, उपाधि धारण याद रखना आप लोग, ये आपका उपाधि क्या था, महामहेश्वर, मतलब परम महेश्वर, परम याद रखना, परम महेश्वर की उपाधि, परम महेश्वर की उपाधि धारण किया था, ठीक है। और इसको बाल अर्जुन इसलिए कहा जाता था क्योंकि ये बचपन से, ठीक है, बचपन से धनुर्विद्या, ठीक है, धनुर्विद्या में क्या था, निपुण था, ठीक है, निपुण था, अर्थात बचपन से धनुर्विद्या में क्या था, निपुण था, इसीलिए उसका बाल अर्जुन नाम पड़ा, ठीक है, याद रखना। अगर देखा जाए तो इसके पिता कौन है करके पूछा जाएगा, तो इसका पिता आप लोग का कौन था भाई, हर्षगुप्त। अगर माता पूछा जाएगा तो माता कौन थी, वासटा देवी, वासटा देवी याद रखना, क्लियर है। देखो इसके समकालीन शासक याद रखना, हमारे भारत में इसके समकालीन कौन शासक थे और हमारे छत्तीसगढ़ के अंतर्गत इसके समकालीन कौन कौन शासक थे, ठीक है दोस्तों। तो याद रखना इसका, देखो भारत का समय समझना, भारत के समय इसको देखो, तो मैं समझा रहा हूँ, इसके समकालीन वंश अर्थात समकालीन शासक कौन कौन से थे ये जानना है। तो याद रखना दोस्तों आप लोग, देखो अच्छे से, समझ ले हमारा कौन है आप लोग का, भारत है, भारत का मैप दिख रहा है, तो याद रखना हमारा भारत का मैप है भाई, अरे भारत समझ लो, क्लियर है। तो भारत में मान के चलो हमारे 2 हिस्सों में बटा था, कितने हिस्सों में बटा था, 2 हिस्सों में। तो जो भारत है हमारा कितने हिस्सों में बटा, 2 हिस्सों में बटा था। यह उत्तर भारत, उत्तर भारत याद रखना है, उत्तर भारत, ठीक है, उत्तर भारत याद रखना, इधर उत्तर भारत और नीचे में दक्षिण भारत। तो इस समय शासन करते थे, याद रखना इस समय थे इसके शासन। उत्तर भारत में आप लोगों का एक व्यक्ति था पुष्यभूति वंश, पुष्यभूति, तो पुष्यभूति वंश याद रखना है आपको, पुष्यभूति वंश के राजा, पुष्यभूति वंश के राजा कौन था करके पूछा जाएगा। तो इस समय उत्तर में पुष्यभूति वंश के राजा था आप लोग का हर्षवर्धन, इसको वर्धन वंश भी कहा जाता है। तो याद रखना इस समय राजा कौन था, हर्षवर्धन, हर्षवर्धन था हमारे भारत में, ठीक है। और याद रखना हमारे दक्षिण में, अगर दक्षिण में देखा जाएगा तो दक्षिण में याद रखना आप लोग का चालुक्य वंश, चालुक्य वंश याद रखना, दक्षिण में चालुक्य वंश। तो चालुक्य वंश का राजा कौन था, पुलकेशित सेकंड याद रखना, कौन याद रखोगे, पुलकेशित सेकंड, तो पुलकेशित सेकंड याद रखना, क्लियर है। दक्षिण भारत में पुलकेशित सेकंड आप लोग का चालुक्य वंश के राजा आप लोग का शासन करता था, और आप लोग का उत्तर में पुष्यभूति वंश के वर्धन वंश के राजा हर्षवर्धन करता था। इसी के समकाल था भाई ये कौन, हमारे मैं आप लोग का महाशिवगुप्त बालार्जुन के समकाल में ये लोग शासन करते थे। याद रखना, देखो कहा जाता है कि इसी के समकालीन में हमारा जो चीनी यात्री ह्वेनसांग, इसी के समकालीन में, ठीक है, इसी के समकालीन, ठीक, इसी के समकालीन अर्थात कौन आया था, हमारे चीनी यात्री, चीनी यात्री कौन जी, ह्वेनसांग, ह्वेनसांग 639 ईस्वी में, 639 ईस्वी में मल्हार से सिरपुर तक का क्या किया था, सिरपुर से मल्हार तक का यात्रा किया था, ऐसा कहा जाता है, जिसने सिंयुकी की रचना किया था, ठीक है भाई, जिसने छत्तीसगढ़ को किया सलो के नाम से जाना जाता है। तो याद रखना इसमें ह्वेनसांग आए थे इसी के समय चीनी यात्री, और कहाँ तक का यात्रा किया था, तो याद रखना ये हमारा आप लोग का ये सिरपुर से मल्हार तक का यात्रा किया था, और एक रचना लिखी थी, कौन सी रचना किया था आप लोग याद रखना, सिंयुकी नामक रचना किया था,
और छत्तीसगढ़ को क्या नाम से जाना जाता था, किया सलो के नाम से जाना था। उसके भाषा में छत्तीसगढ़ बोला था वो, किया सलो। ठीक है, तो याद रखना इस प्रकार वैन संघ आए थे। ठीक है, और कहा जाता है कि देखो जो हमारा चालुक्य वंश का जो राजा पुलकेशी सेकंड, चालुक्य वंश का राजा जो पुलकेशी सेकंड है, ये हमारे गुप्त मतलब हमारे महाशिवगुप्त बालार्जुन को पराजित किया था आप लोग को। और ये बात किससे पता चलती है, तो एहोल प्रयाग प्रशस्ति, मतलब एहोल प्रशस्ति। ठीक है, तो याद रखना एहोल प्रशस्ति में ये बात पता चलती है। कौन सी प्रशस्ति, एहोल प्रशस्ति याद रखना। एहोल प्रशस्ति के अनुसार हमारे चालुक्य वंश के राजा पुलकेशी सेकंड किसको हराए थे, बालार्जुन को, महाशिवगुप्त बालार्जुन को क्या किए थे, पराजित किए थे भाई, मतलब हराए थे। ठीक है, अर्थात महाशिवगुप्त बालार्जुन इसके शरण ले लिए थे, अर्थात आधिपत्य में आ गया था। ठीक है, मतलब हारे थे, इससे पराजित हुए थे, ये याद रखना है। देखो और याद रखना और कुछ फैक्ट बता रहा हूँ। इसी के समय जो उसके जो मम्मी है, जो उसकी मम्मी है अपने वासटा देवी जो है अपने पति की याद में विष्णु मंदिर का नींव डाला था, है ना। विष्णु मंदिर अर्थात आप लोग का लक्ष्मण मंदिर, जो विष्णु का गर्भ में विष्णु का मूर्ति है, लेकिन लक्ष्मण मंदिर है नाम उसका। ठीक है, तो याद रखना लक्ष्मण मंदिर का निर्माण किसने पूर्ण करवाया। ठीक है, लक्ष्मण मंदिर का निर्माण किसने किया, लक्ष्मण निर्माण है ना, लक्ष्मण मंदिर का निर्माण पूर्ण करवाया, याद रखना है, लक्ष्मण मंदिर का निर्माण पूर्ण करवाया। इसके बाद याद रखना इसने, ठीक है, 100 संघाराम विहार बनवाए थे बौद्ध भिक्षु के लिए। तो याद रखना बौद्ध भिक्षु, क्लियर है दोस्तों, तो बौद्ध भिक्षु याद रखना, बौद्ध भिक्षु। तो बौद्ध भिक्षु को क्या दिया था, शरण दिया था। बौद्ध भिक्षु लोग को क्या दिया था, शरण दिया था। बौद्ध भिक्षु का शरण दिया था, याद रखना, अर्थात 100 संघाराम मतलब संघाराम तात्पर्य बिहार तात्पर्य रहने का स्थान। 100 संघाराम विहार बनवाए थे, अर्थात इसमें 1000 अर्थात हजारों से भी ज़्यादा बौद्ध भिक्षु क्या करते हैं भाई, निवास करते हैं, अर्थात रहते हैं। ठीक है, तो छोटा छोटा किला भी आप लोग को दिखने को मिल जाएगा, वहाँ जाओगे तो कुटीर विहार, आनंद कुटीर विहार, विभिन्न प्रकार के है ना। याद रखना नागार्जुन वाला आप लोग का जो संघाराम नागार्जुन सातवाहन का समय सब इसी पता चल जाएगा। ये हो गया। इसके बाद याद रखना है आपको, क्या याद रखना है, देखो ये और 27 प्रकार के ताम्रपत्र मिला है, 27 प्रकार के ताम्रपत्र मिला है हमारे किसका, आप लोग का महाशिवगुप्त बालार्जुन का। इसके बाद याद रखना है महाशिवगुप्त बालार्जुन के बाद क्या याद रखना है, आप लोग को इसका कोई मुद्रा नहीं प्राप्त होता, मतलब इसका सिक्का कोई प्राप्त नहीं होता दोस्तों, इसका सिक्का प्राप्त नहीं हुआ है। लेकिन इसके मुद्रा पर, महाशिवगुप्त के मुद्रा पर आप लोग का याद रखना, मुद्रा पर शिव का उसका या त्रिशूल, शिव और त्रिशूल का क्या था, उसका चित्र अंकित था, त्रिशूल है ना, अंकित था इसके मुद्रा पर। यह बात याद रखना है। और क्या क्या बात जानना है इसके बारे में याद रखना, महाशिवगुप्त बालार्जुन के बारे में। और हमारे छत्तीसगढ़ में 2 और समकालीन थे। इसी के समय देखा जाए तो हमारे छत्तीसगढ़ में देखो, और देखा जाए तो आप लोग को बता रहा हूँ, देखो छत्तीसगढ़ में 2 शासन थे इसके समकालीन। ठीक, वो कौन कौन थे, याद रखना आप लोग का, एक व्यक्ति नल वंश के शासक विलासतुंग याद रखना है, विलासतुंग, और दूसरा शासक याद रखना है जयमेऊ। ये जयमेऊ को विक्रमादित्य कहा जाता है, जिसने बाणवंश से क्या किया था, नींव डाला था, स्थापना किया था, संस्थापक था ये जयमेऊ। विक्रमादित्य याद रखना है। कहा जाता है कि विलासतुंग ने, इसी स्रोत में कहा जाता है कि विलासतुंग ने हमारे पांडु वंश के महाशिवगुप्त बालार्जुन का हत्या किया था। ठीक है, किसी बुक में आप लोग को मिल जाएगा, आप लोग का जयमेव विक्रमादित्य ने इसकी हत्या करके बाण वंश की नींव डाली थी करके। ठीक है, तो ऑप्शन में दोनों रहे तो आप लोग याद रखना, इसको लगाना विक्रमादित्य को। अगर विक्रमादित्य नहीं रहे तो ऑप्शन में आप लोग क्या लगाना है, आप लोग को विलासतुंग लगाना है। विलासतुंग जब ये ऑप्शन में नहीं रहे तो, ये ऑप्शन में रहते यही आंसर लगाना। क्लियर है दोस्तों, इस प्रकार याद रखना है हमें, इतना हमें मुख्य फैक्ट जानना है आप लोग को महाशिवगुप्त बालार्जुन के बारे में। ठीक है, अब देखते हैं इसके बाद अगला शासन आएगा। तो अब हमारा इस प्रकार से देखा जाए तो सिरपुर का जो पांडुवंश से पूरा समाप्त हो जाता है। अब सिरपुर के पांडुवंश अर्थात विक्रमादित्य की हत्या करके जयमेव ने, अर्थात विक्रमादित्य ने हत्या करके हमारे पाली क्षेत्र कोरबा में क्या किया, बाण वंश का नींव डाला।
बाण वंश को पढ़ेंगे इसके बाद। लेकिन इससे पहले जब हमारा सिरपुर का पांडु वंश हो गया तो अब पढ़ेंगे जो सोमवंश है, जो पांडु वंश है हमारा 4 क्षेत्र में बटा था। मैकल श्रेणी का सोमवंश, फिर आप लोग का कांकेर का सोमवंश, सिरपुर का महासमुंद का पांडु वंश और आप लोग का उड़ीसा का सोमवंश। तो जो सोमवंश है उसको देख लेते हैं, किस किस को, मैकल श्रेणी का सोमवंश, कांकेर का सोमवंश और आप लोग का उड़ीसा का सोमवंश को देख लेते हैं। उसके बाद लास्ट में देखेंगे आप लोग का हम लोग बाण वंश को। क्लियर है दोस्तों? तो चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम लोगों का पूरा आप लोग का पांडु वंश खत्म हो गया, जो कि सोमवंश 4 भागों में बटा था, जिसमें का सिरपुर के पांडु वंश अर्थात महासमुंद को हम लोग पढ़ लिए। अब देखते हैं आप लोग का मैकल पर, जो मैकल श्रेणी का सोमवंश, फिर कांकेर का सोमवंश और उड़ीसा का सोमवंश, तीनों सोमवंश को देखते हैं। फिर अगला शासक आएगा आप लोग का बाण वंश, उसको देखेंगे। चलो, तो इस प्रकार से याद रखना दोस्तों। देखो, आप लोग याद रखना मैकल श्रेणी के सोमवंश याद रखना। किसका? मैकल श्रेणी के सोमवंश। तो मैकल श्रेणी के सोमवंश में देखा जाए तो उस समय हमारे इस समय अनेक प्रकार के शासक आए। ठीक, तो मैकल श्रेणी के जो सोमवंश था, जो क्षेत्र हमारा, तो मैकल श्रेणी के जो सोमवंश थे वो लोग विभिन्न शासक थे, जिसमें पहला शासक आप लोग का जयबल था। कौन था? जयबल। फिर वत्सबल, सब में बल लगा देना है, वत्सबल, नागबल, भरतबल और सूरबल। ठीक है, जय, वत्स, भरत, नाग, आप लोग का नाग, भरत, सूर। जय, वत्स, नाग, भरत, सूर। जय, वत्स, नाग, भरत, सूर, सभी में बल लगा देना। ठीक है, जय बल, वत्स बल, नाग बल, उसके बाद भरत बल, भरत बल के बाद लगा देना सूर बल। ठीक है दोस्तों, इतने शासक ने हमारे मैकल श्रेणी के सोमवंश में शासन किया था, पता चलता है। और ये पता किस में चलता है? तो याद रखना, मल्हार ताम्रपत्र में पता चलता है दोस्तों, मल्हार ताम्रपत्र। तो मल्हार ताम्रपत्र से पता चलता है कि हमारा मैकल श्रेणी के सोमवंश में आप लोग का जय बल, वत्स बल, नाग बल, भरत बल और सूर बल ने क्या किया था? शासन किया था करके। ठीक है, अगला सोमवंश देखो, अगला सोमवंश हमारा कांकेर का सोमवंश था। ठीक है, कांकेर का सोमवंश था, तो मैकल से कांकेर की तरफ आए थे, फिर महासमुंद होते उड़ीसा गए थे। ठीक है ना, तो याद रखना कांकेर का सोमवंश याद रखना, इसमें सिंहराज पहला संस्थापक कौन है अगर कहा जाएगा आप लोग का कांकेर का सोमवंश का, तो सिंहराज इसका संस्थापक था। कौन था? संस्थापक, तो सिंहराज संस्थापक था। ठीक है, इसमें याद रखना। इसके बाद अलग अलग शासन है, वोपदेव, कर्णराज, सिहावा। ये सिहावा ताम्रपत्र से पता चलता है। ठीक है, ये जो वोपदेव, कर्णराज से सभी के बारे में जो पता चलता है ना, सिंहराज कौन सा ताम्रपत्र? सिहावा ताम्रपत्र से पता चलता है। सिहावा ताम्रपत्र से पता चलता है। और शासन है इसमें कृष्णराज, सोमदेव, जो को पंपादेव के नाम से जाना जाता है, सोमदेव को। इस प्रकार से विभिन्न शासकों ने शासन किया था कांकेर के तरफ सोमवंश में, ये पता चलता है कांकेर के सोमवंश में। ठीक है, एक भानुगुप्त का पता चलता है सोमवंश में, एक अभिलेख में, कांकेर के अभिलेख में ऐसा भी कहा जाता है। ठीक है, तो भानु को भी देख लेना आप लोग। इसके बाद आना आप लोग उड़ीसा के सोमवंश। उड़ीसा के सोमवंश हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन देख लो इस समय जो उड़ीसा के सोमवंश थे ये लोग विभिन्न उपाधि धारण करते थे। ठीक है, विभिन्न उपाधि धारण करते थे। जो उड़ीसा क्षेत्र के थे वो लोग ना क्या क्या उपाधि धारण करते थे देखो, तो याद रखना, ये लोग सबसे पहले त्रिलिंगाधिपति करके क्या करते थे? उपाधि धारण करते थे, त्रिलिंगाधिपति। एक और उपाधि धारण करते थे, दूसरा उपाधि कौशलेंद्र करके। कौशलेंद्र अर्थात जीतने वाला, कौशल क्षेत्र को जीतने वाला करके। ठीक है, तो याद रखना त्रिलिंगाधिपति और कौशलेंद्र कौन से सोमवंश ने उपाधि धारण किया था करके पूछा जाएगा, तो याद रखना आप लोग का उड़ीसा के सोमवंश याद रखना, त्रिलिंगाधिपति और कौशलेंद्र। इसके प्रथम शासक रहे आप लोग का शिवगुप्त याद रखना है। शिवगुप्त कौन थे? इसका प्रथम शासक था, अर्थात संस्थापक था। यही संस्थापक था भाई। ठीक है, संस्थापक कौन था आप लोग का? शिवगुप्त। किसका? उड़ीसा के सोमवंश का। इसके बाद देखा जाएगा जो उद्योग केसरी, ये अंतिम शासक था। अंतिम शासक याद रखना है। अंतिम शासक कौन था आप लोगों का उड़ीसा के सोमवंश का? तो उद्योग केसरी करके याद रखना। क्लियर है? इस प्रकार से आप लोग का सोमवंश खत्म होता है दोस्तों। इस सोमवंश के बाद आएगा आप लोग का अगला शासक, जो हमारा पांडु के महाशिवगुप्त बाला अर्जुन था ना, उसको विक्रमादित्य ने हरा करके पाली क्षेत्र में, कोरबा के पाली क्षेत्र में बाण वंश से क्या किया था? संस्थापक अर्थात बाण वंश की स्थापना किया था। ठीक है, तो इस प्रकार आप अगला वीडियो हमारा रहेगा आप लोग को क्या रहेगा? बाण वंश रहेगा। क्लियर है? तो चलो आप लोग बाण वंश को देखते हैं दोस्तों। बाण वंश याद करते चलना। क्लियर है? इस प्रकार से आप लोगों का खत्म हो गया पूरा आप लोग का पांडु वंश, बाण वंश, नहीं सोमवंश। तो पांडु वंश और सोमवंश पूरा हमारा समाप्त हो गया।
ठीक है। तो पांडु और आप लोग का सोमवंश और शैल वंश तीनों एक ही समकालीन थे, मतलब तीनों एक ही थे। अब अगला आप लोग का अंतिम शासक याद रखना हमारे प्राचीन इतिहास के, छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास में अंतिम याद रखना बाण वंश। इसके बाद गुप्तोत्तर है, लेकिन आप लोग केवल बाण वंश याद रखना, प्राचीन इतिहास में केवल बाण तक करना। देखो कितना तक मैं ख़त्म कर दिया, आप लोग का टोटल वीडियो ख़त्म कर दिया मैं। पाषाण काल, वैदिक, रामायण काल, महाभारत, महाजनपद, मौर्य काल, सातवाहन, कुषाण वंश, फिर मेघ वंश, वाकटक वंश, गुप्त वंश, राजवंश है ना, राजर्षि तुल्य, फिर नल वंश। उसके बाद नल वंश के बाद आप लोग क्या आएगा, आप लोग यही आया था पांडु सोम है ना, सोमवंश, पांडु वंश, फिर लास्ट अंतिम और बाण वंश है। इसी अंतिम हम लोग को बाण वंश को करेंगे ख़त्म, फिर आप लोग का छत्तीसगढ़ का प्राचीन इतिहास समाप्त हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में कितना भी क्वेश्चन आए इतिहास में, प्राचीन इतिहास के बारे में, तो वो प्राचीन इतिहास के बारे में सब क्वेश्चन बन जाएगा दोस्तों, मैं इतना गारंटी दे रहा हूँ। मेरा वीडियो अगर छत्तीसगढ़ प्राचीन इतिहास पूरा देख लेगा तो पूरा दिमाग में बस जाएगा, ऐसा कंटेंट और नहीं मिलेगा, तो पूरा में पूरा पढ़ लेना दोस्तों। ठीक है, तो चलो हम लोग समय को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ते हैं और लास्ट आप लोग का छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास के बाण वंश को खत्म करते हैं। तो याद रखना आप लोग बाण वंश, देखो तो आप लोग याद रखना बाण वंश। बाण वंश, छत्तीसगढ़ में बाण वंश देखना है आप लोग को। तो बाण वंश के बारे में याद रखना, सबसे पहले बाण वंश के इसमें सबसे पहले कौन था, सबसे पहले बाण वंश की स्थापना किसने किया, तो याद रखना इसका संस्थापक जो था, संस्थापक याद रखना बाण वंश के संस्थापक। तो बाण वंश का संस्थापक था आप लोग का विक्रमादित्य, जिसको जयमेव के नाम से जानते थे, जयमेव, इसको क्या कहते थे ये, विक्रमादित्य याद रखना। पाल जब भी क्षेत्र आएगा मतलब समझ जाना आप लोग का कौन है ये, आप लोग का बाण वंश। ठीक है, तो ये कौन सी शताब्दी में, 9वीं शताब्दी में, लगभग 9वीं शताब्दी में शासन किया था आप लोग का हमारा विक्रमादित्य। और जिसने किसका नींव डाला था आप लोग का जो हमारा कहा जाता है, क्या कहा जाता है, हमारे जो पांडुवंश के अंतिम शासक है कौन, आप लोग का महाश्रीगुप्त बालार्जुन, उसको हत्या करके हमारा विक्रमादित्य जो है हमारे कोरबा के पाली क्षेत्र को क्या बनाया था, राजधानी बनाया था। तो याद रखना कोरबा क्षेत्र, कोरबा के कौन सा क्षेत्र, और याद रखना पाली। तो कोरबा के पाली क्षेत्र की राजधानी किसने बनाया, तो राजधानी याद रखना आप लोग, देखो राजधानी कौन है, विक्रमादित्य ने। तो राजधानी कहाँ था आप लोग का, याद रखो, देखो ये कोरबा को अर्थात पाली क्षेत्र को कौन बनाया, राजधानी बनाया, किसने, विक्रमादित्य ने। क्लियर है बातें। इसके बाद विक्रमादित्य ने क्या बना लिया, राजधानी बना लिया। तो राजधानी पाली क्षेत्र, पाली कहना चाहिए कोरबा। तो याद रखना पाली में फिर इसने एक शिव मंदिर का निर्माण किया, क्या किया, शिव मंदिर का निर्माण। तो शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया, आप लोगों को याद रखना है विक्रमादित्य ने। ठीक है, शिव मंदिर का निर्माण करवाया कौन शताब्दी में, तो 9वीं शताब्दी में, 9वीं शताब्दी में याद रखना। क्लियर है, ये 9वीं शताब्दी। इसके बाद याद रखना 9वीं शताब्दी में इसने मंदिर का निर्माण करवाया, शिव मंदिर का। एक और मंदिर निर्माण करवाया, प्रस्तर मंदिर, जो पूरा प्रस्तर तात्पर्य पत्थर ऊपर स्टेप बाय स्टेप बना हुआ है, मिल जाएगा, जब कभी जाओगे देखने का मन होगा तो चले जाना। तो प्रस्तर मंदिर का भी निर्माण करवाया, प्रस्तर मंदिर। ठीक है, 2 मंदिर का निर्माण करवाया दोस्तों। ठीक, कितने मंदिर का निर्माण करवाया, 2 मंदिर का। तो 2 मंदिर क्या क्या है देखो आप लोग का, पहला एक शिव मंदिर और दूसरा याद रखना है प्रस्तर मंदिर। जब हमारा जो शिव मंदिर है अर्थात छत्तीसगढ़ के अर्थात पाली क्षेत्र में जो शिव मंदिर विक्रमादित्य ने बनवाया है वो जर्जर हो रहा था, भग्न अवस्था में आ रहा था। तो भग्न अवस्था में आ रहा था तो इसको हमारे छत्तीसगढ़ के अर्थात जाजलदेव, कलचुरी वंश के शासक किसने, जाजलदेव ने इसे क्या करवाया, जाजलदेव ने इसका जीर्णोद्धार करवाया। ठीक है, क्या करवाया, जीर्णोद्धार। तो जीर्णोद्धार किसने करवाया, तो याद रखना जीर्णोद्धार करवाया जाजलदेव प्रथम ने, किसका, आप लोगों का शिव मंदिर का। और ये कौन था, जाजलदेव हमारे कलचुरी शासक था। ठीक है, कलचुरी हमारे छत्तीसगढ़ विभिन्न भागों में बटा था, रतनपुर क्षेत्र में, त्रिपुरी आप लोग के एमपी के तरफ में, हमारे रायपुर में, सभी अलग अलग बटे थे। जो कि हमारे आप लोग का रतनपुर अर्थात जांजगीर चांपा क्षेत्र के जो जाजलदेव प्रथम है, ये जाजलदेव प्रथम ने क्या करवाया, आपका जीर्णोद्धार करवाया। क्लियर है। फिर आप लोग का जो त्रिपुरी के कलचुरी हैं, ठीक है दोस्तों, तो त्रिपुरी के कलचुरी, त्रिपुरी हमारा कहाँ है, एमपी में है। तो त्रिपुरी के कलचुरी आप लोग का कौन एक व्यक्ति याद रखना,
शंकरगढ़ का ध्यान पूरा हमारे छत्तीसगढ़ की तरफ था। ये शंकरगढ़ एक व्यक्ति है, इसका ध्यान पूरा कहाँ था? हमारे छत्तीसगढ़ की तरफ, पूर्वा तरफ था। ठीक है, तो याद रखना ये शंकरगढ़ ने हमारे किसको भाई? याद रखना विक्रमादित्य को। विक्रमादित्य की हत्या कर देता है। विक्रमादित्य की हत्या कर देता है। ये कलचुरी, त्रिपुरी कलचुरी एमपी के तरफ के जो राजा था शंकरगढ़, यही शंकरगढ़ हमारे विक्रमादित्य की हत्या करके कलचुरी वंश की नींव डालते हैं अपने क्षेत्र उधर। कलचुरी वंश की नींव डालते हैं। ठीक, तो कलचुरी वंश का संस्थापक कौन करके पूछा जाएगा आप लोग के भारत के क्षेत्र में, तो शंकरगढ़ याद रखना, एमपी के तरफ, लेकिन हमारे तरफ अलग हो जाएगा। क्लियर है? तो याद रखना हमारे छत्तीसगढ़ में, फिर छत्तीसगढ़ में अब अगला शासन आ जाएगा बाण वंश के बाद। अब बाण वंश के बाद आ जाएगा आप लोग का अगला शासन काल कलचुरी काल का। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से आप लोग का पूरा छत्तीसगढ़ का प्राचीन इतिहास खत्म होता है। विश्वास और उम्मीद रखता हूँ कि सभी को समझ में आया होगा, मस्त लगा होगा दोस्तों। अब हम लोग का अगला क्लास रहेगा आप लोग का हमारे छत्तीसगढ़ के मध्यकालीन इतिहास, जो कि वो हमारे मध्यकालीन इतिहास 5 भागों में बंटा हुआ है। ठीक है, आप लोग का याद रखना, आप लोग का हमारा कलचुरी, आप लोग का रतनपुर का कलचुरी, उसके बाद याद रखना फड़ी नागवंश, फिर उसके बाद याद रखना है सोमवंश, फिर छिंदक नागवंश। ठीक है, फिर आप लोग का काकती वंश। ये सभी हमारे मध्यकालीन के अंतर्गत पढ़ेंगे दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही। मैं मेरी वाणी को विराम देना चाहूँगा। फिर मिलेंगे दोस्तों ऐसे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।